हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हम आज क्वेश्चनेयर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चनेयर डिज़ाइन होता क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से इसमें टाइप्स के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि जो आपका क्वेश्चनेयर डिज़ाइन है वो होता क्या है। तो मीनिंग से शुरुआत करते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड अ मेथड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कि जो आपका क्वेश्चनेयर मेथड है वो मार्केटिंग रिसर्च का क्या है, एक मेथड है क्वेश्चनेयर डिज़ाइन। क्यों, इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड अंडर दिस, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। इन दिस क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड फॉर रिसर्च एंड डाटा इज़ कलेक्टेड। और ये जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि वहाँ से हम जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या कर सकें, एकत्रित कर सकें, कलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अगर क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चंस आर डिजाइंड अंडर विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय डिवाइडिंग द क्वेश्चंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये क्या कहता है कि इसमें जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस इसमें डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और उन क्वेश्चन को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या की जा सके, कलेक्ट की जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो भी आपके मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चनेयर डिज़ाइन था। आगे इसके फीचर्स आते हैं, क्वालिटीज़ आती हैं कि जो क्वेश्चनेयर है, डिज़ाइन है, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन है, उसकी मीन्स एक अच्छे क्वेश्चनेयर डिज़ाइन की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिलेशन, कि जो आपका क्वेश्चनेयर डिज़ाइन है उसका जो भी आपका मार्केटिंग रिसर्च का एरिया है उसके साथ उसके कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होने चाहिए। मीन्स कन्फ्यूज्ड उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा डाटा मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग वैसा ही डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, वैसे ही उसमें क्वेश्चन पुट किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल, कि जो आपका क्वेश्चनेयर डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें जो भी आपके रिस्पोंडेंट होते हैं उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही उसमें क्या किए जाने चाहिए, क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाने चाहिए। उसमें उनकी मेंटल जो एबिलिटी है, मेंटल लेवल जो उनका है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन पुट किए जाने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, अट्रैक्टिव क्वेश्चंस, कि जो आपके प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनेयर जो होता है उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पुट करने चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। मीन्स जिनको लगे कि जो आपके रिस्पोंडेंट हैं वो आंसर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके क्वेश्चंस को इग्नोर करें, उनको क्वेश्चंस को अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करें, ताकि जो आपके रिस्पोंडेंट हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मोटिवेट हों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपके क्वेश्चनेयर डिज़ाइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मार्केटिंग रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनबाइज्ड, कि जो आपके क्वेश्चनेयर डिज़ाइन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अनबाइज्ड होने चाहिए। मीन्स पक्षपात रहित होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, गेटिंग द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, सॉरी बीच में एक रह गया, क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एरिया, कि जो मार्केटिंग रिसर्च का जो एरिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्या किए जाने चाहिए, क्वेश्चन पुट किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया से अलग उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, गेटिंग द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, वांछित सूचना प्राप्त करना, कि जो आपकी एक गुड क्वेश्चनेयर डिज़ाइन होता है वो आपका रिसर्चर जो होता है
उसको क्या करता है, जो भी उसकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग द मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, कि जो आपका क्वेश्चनियर होता है उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनके आंसर देने की जो विधि है, उनके आंसर देने का जो मेथड है वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। या वो जो आपका क्वेश्चनियर डिज़ाइन है वो उसमें स्पष्टीकरण लेके आता है, क्लैरिफाई उसको करता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, खासकर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ थी एक गुड क्वेश्चनियर डिज़ाइन की। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनियर स्टडी। क्वेश्चनियर स्टडी जो होता है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेनली तो टू पार्ट्स हैं। एक आपका है क्वेश्चनियर स्टडी बाय स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, और एक आपका है क्वेश्चनियर स्टडी बाय मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट आपका दिया है क्वेश्चनियर स्टडी बाय स्ट्रक्चर एंड डिस्कस्ड, मीन्स ढांचे एवं कपटवेश द्वारा अध्ययन। तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट आपका आता है कि अगर जो आपकी क्वेश्चनियर है वो स्ट्रक्चर्ड है, वो अगर आपकी स्ट्रक्चर्ड है तो इट मीन्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिना किसी फ्रॉड के पूछे गए हैं, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रॉड नहीं है, वो डिस्कस्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपके जो स्ट्रक्चर्ड है क्वेश्चंस का वो क्लियर नहीं है, ठीक है, आपकी जो क्वेश्चनर है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो इट मीन्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्रॉड का ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ठीक है, ताकि उनको जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको आंसर दे ना सके, या वो भी क्या है आपके भ्रमित आंसर करें, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिस्कस्ड क्वेश्चंस, मीन्स ढांचाबद्ध एवं कपटवेश रहित प्रश्न करना। अब ये जो आपकी क्वेश्चनर स्टडी है इसके अंतर्गत क्या कहता है, इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिस्कस्ड क्वेश्चनिंग की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले होते हैं वो आपके प्री डिटरमाइंड होते हैं, मीन्स उनको पहले से ही सेट किया होता है कि जो पर्सन्स हैं उनसे केवल वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पहले से ही क्या है, स्ट्रक्चर किए हुए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा जो आपका रहता है वो पक्षपात का थोड़ा रह जाता है, इसमें पार्शियलिटी का थोड़ा फियर बना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही डिज़ाइन है। अगर कोई किसी का रिश्तेदार को इंटरव्यू देने आता है, ठीक है, या कोई उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो जो रिसर्चर है वो उसको पहले ही क्वेश्चन बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही डिज़ाइन है, पहले से ही उनको स्ट्रक्चर्ड किया गया है। उसके बाद क्या कहता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिस्कस्ड क्वेश्चनिंग। अब कुछ ऐसे स्टडी होती हैं, क्वेश्चनर स्टडी होती हैं, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ना स्ट्रक्चर्ड होते हैं और ना ही वो नॉन डिस्कस्ड होते हैं, मीन्स ना ढांचाबंद रहित होते हैं एवं कपट वेश रहित प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चनर होता है इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। इस ये जो मेथड है इसकी हेल्प से जो आपका रिसर्चर होता है वो हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है, जो उसके मन में आए वो उनसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्कस्ड क्वेश्चंस, मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं लेकिन डिस्कस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं उनको बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं बताया जाता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपने मार्केटिंग रिसर्च जो करनी है वो आप किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो,
ठीक है, इसमें आप उनको कुछ भी ऐसा नहीं बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्कस्ड क्वेश्चनिंग, ढांचाबंद एवं कपटवेश प्रश्न पूछना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला होता है, यानी कि जो आपका रिसर्चर होता है, उसके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किए होते हैं, पहले से इनका सीक्वेंस बनाया होता है। लेकिन वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस तो वही पूछता है जो उसने पहले ही तैयार किए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं। लेकिन जो आपकी फर्म है वो उसको वैसे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता जैसे कि उसे मिले हैं। ठीक है, वो क्या है, वो उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट रख देता है और जो फर्म है उसको सही रिपोर्ट नहीं देता। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, क्वेश्चनेयर स्टडी बाय स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्कस्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्वेश्चनेयर स्टडी बाय मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप जो क्वेश्चनेयर करते हैं, ठीक है, वो आप संदेशवहन यानी कि आपका कम्युनिकेशन है उससे आप कैसे स्टडी करते हो। फर्स्ट आपका आता है पर्सनल इंक्वायरी मेथड। पर्सनल इंक्वायरी मेथड में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन पूछने वाला होता है और जो आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाला होता है वो एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बैठे होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो मेथड है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो मेथड होता है इसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि सबसे वन बाय वन क्वेश्चंस पूछना, ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंप्यूटर सपोर्ट टेलीफोन मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है कि इसमें जो आपके रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर या फिर जो आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर या टेलीफोन के माध्यम से उनको क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोई गूगल फॉर्म बनाता है वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारा आपका टेलीफोन मेथड ही है, क्योंकि वहाँ पे वो वैसे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ के आप क्वेश्चन या स्टडी को पूरा करते हैं। उसके बाद क्या कहता है पोस्टल मेथड। पोस्टल मेथड में क्या है कि इसमें जो आपकी क्वेश्चनेयर होती हैं वो बाय डाक बाय पोस्ट क्या है रिस्पोंडेंट्स के पास भेजी जाती हैं। ठीक है, और उनसे गुजारिश की जाती है कि वो इन जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करें और वापस ही जो एड्रेस दिया गया है उस पर क्या करें, पोस्ट कर दे। तो हम इसमें क्या है बाय पोस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर मेथड को यूज़ करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड आता है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है स्टेप्स आर टेकन बाय इन्वेस्टिगेटर, कि जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, जब वो क्वेश्चनियर्स को डिज़ाइन करता है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से कदम उसको उठाने चाहिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है डिसीजन रिलेटेड टू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवाहन की विधि के संबंध में निर्णय। अब ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसकी कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन से मेथड का यूज़ करना है, उससे रिलेटेड क्या है डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि जो आपकी हमने पीछे अभी मेथड्स पढ़े, कौन कौन से मेथड होते हैं संदेशवहन के, कम्युनिकेशन के, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का आ जाता है, टेलीफोन मेथड आ जाता है, पोस्टल मेथड आ जाता है। तो ये क्लियर करना कि आप कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और जो मेथड है वो आपको एरिया के अकॉर्डिंग या फिर आपको रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डिटरमाइन द कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस, व्यक्तिगत प्रश्नों की विषय वस्तु को निर्धारित करना। अब आपको क्या है कि आपने जो है संदेशवहन जो विधि है, कम्युनिकेशन मेथड है, उसमें आपका आता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मेथड उसमें है। तो आप क्या करते हो
डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मेथड आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस उससे पूछने हैं, उसकी जो विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, वो पहले से ही क्या करना, तैयार करना। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पुट ना करना जो कि एक रिस्पोंडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नॉलेज से बाहर हो। ठीक है, या वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, किसी भी प्रकार के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का यूज़ ना किया जाए, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ ना किया जाए, ये सारा देखना आपका। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, उनके कौन से टाइप्स के प्रश्न पूछना, वो निर्धारित करना। ठीक है, अब जैसे आप क्वेश्चनियर मेथड का यूज़ करते हो, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से क्वेश्चंस उसमें पुट करोगे। जैसे क्वेश्चन कई टाइप से हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर टू आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। टू आंसर में सिर्फ आपको यस और नो में क्या होता है, जवाब देना होता है। तो आप इसमें ये डिसाइड करते हो कि आपने जो प्रश्न पूछने हैं, जो क्वेश्चन आपने आस्क उनसे करने हैं, आप उनमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पुट करोगे, ये आपको निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डिसाइडिंग अबाउट द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, के प्रश्नों के संबंधों के संबंध में निर्णय लेना। कि आप जौन से भी प्रश्न पूछोगे, या आपने जौन से भी क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड ये डिसाइड करना कि आप उनमें कौन से वर्ड्स का यूज़ करोगे। वर्ड्स आपके ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो आपके रिस्पोंडेंट के समझ में ना आए। ठीक है, उसमें क्या है, सरल यानी कि सिंपल और क्लियर आपके जो वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ आपको करना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, क्लैरिफाई डाटा रिक्वायरमेंट्स, आंकड़ों की आवश्यकताओं को स्पष्ट करना। अब जो इन्वेस्टिगेटर होता है, उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि उसने जो भी मतलब कि क्वेश्चंस तैयार किए हैं, ठीक है, उसमें उसको वही डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसको पहले जो डाटा रिक्वायरमेंट्स है, उसको क्लैरिफाई करना होगा कि उसको कौन से डाटा की ज़रूरत है, कौन से की नहीं है। जिस डाटा की ज़रूरत उसको है, वही वो क्या है, क्वेश्चनियर्स में पुट करे। ठीक है, या उसने जोन से क्वेश्चंस क्वेश्चनियर में पुट किए हैं, वो उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उसको वैसा डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेटर को देखना पड़ता है क्वेश्चनियर तैयार करते समय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, डिसाइडिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का आपने नंबरिंग नहीं की है, डायरेक्ट आपने ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ना उनको कोई हेडिंग आपने पुट की हुई है। ठीक है, मेन होता है सीक्वेंस, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। तो आपको वो क्वेश्चंस के नेचर्स पे डिपेंड होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले पूछने हैं, कौन से बाद में पूछने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, डिसाइडिंग एंड अबाउट लेआउट एंड रिप्रेजेंटेशन, ढांचे तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्णय लेता है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो एट ए टाइम, जिस टाइम वो क्वेश्चनियर तैयार कर रहा है, तो उसको लेआउट भी देखना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन भी उसको देखनी पड़ती है कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चंस को, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, उसमें आपके दो तीन स्टेप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ लिए, जिससे कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, वो आपके क्वेश्चंस में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए, देन जो आपके डाटा से रेलेवेंट, डाटा से रिलेटेड है, जो आपको डाटा चाहिए, देन आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है ताकि सामने वाला
जो आपका रिस्पोंडेंट है वो उनको आसानी से समझ सके। मीन्स उनको प्रॉपर हेडिंग देना, प्रॉपर सीक्वेंस देना, ठीक है। तो ये सारा आपको क्या करना होता है, लेआउट में तैयार करना होता है। उसके बाद आता है प्रिपेयर प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड इट प्री टेस्ट, प्रश्नावली लिखने की प्रारंभिक तैयारी। अब इसमें क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, आपने अब वो जो स्टेप्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। ये जो आपका जो पॉइंट्स मैं करवा रहा हूँ, इससे आप एक प्रोसेस के रूप से लिख सकते हो कि क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस आपको पूरी करनी होती है। आप इसको एज ए प्रोसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको 8th पॉइंट क्या कहता है कि आपने अबव स्टेप्स आप पूरे कर लिए हैं, आपने लेआउट डिसाइड कर लिया है, क्वेश्चन शेयर्स आपने तैयार कर लिए हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अब आप फाइनल सबमिशन के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले आपने जो क्वेश्चनेयर्स तैयार किए हैं, अब उनका क्या कर रहे हो, प्री टेस्ट कर रहे हो। मीन्स पूरा परीक्षण उनका ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद पूरा परीक्षण लेने के बाद नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट। मीन्स जो आपने अंतिम लेख तैयार किया है, मीन्स आपके पास जो कंक्लूजन निकला है, जो भी आपने बहुत स्टेप्स किए हैं उनमें से जो क्वेश्चंस आपने पुट किए हैं, आप उनका क्या कर रहे हो, अंतिम लेख तैयार कर रहे हो। मीन्स उनका रिव्यू ले रहे हो। फाइनल आपने प्री टेस्ट जो है वो ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या है, एक क्वेश्चन एयर तैयार कर दिया है और आप उसे रिस्पोंडेंट्स को देने के लिए तैयार हो चुका है। आपका जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं वो रिस्पोंडेंट को देने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेप्स था। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बाय डिज़ाइन क्वेश्चनेयर, कि जो आपके क्वेश्चनेयर आप तैयार करते हो उनसे रिलेटेड आपको कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कि जो आपने क्वेश्चंस उसके अंदर पुट किए हैं वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसमें केवल उतने ही प्रश्न आपने इंक्लूड किए हैं जितने आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आपने उसमें क्वेश्चन पुट ना किए हों तो वो क्या लगेगा, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, कि आपने जो क्वेश्चन का जो प्रारूप तैयार किया है, ठीक है, उसको भी आपने क्या है ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपने फॉर्म तैयार किया है उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हैं या फिर आपने यस और नो में आंसर वाले सिर्फ 2 ऑप्शन वाले आपने क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये सारा उसमें क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कहता है प्रॉपर सीक्वेंस, कि जो आप क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हो तो उसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होने चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। मीन्स जैसे आपने क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट का आंसर ये है, और सेकंड आपने क्वेश्चन पूछा है तो वो फर्स्ट से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट कुछ और पूछा है, सेकंड उससे अलग पूछ लिया, बिल्कुल डिफरेंट, उसके लाग पास भी नहीं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि जो आपके क्वेश्चन है वो प्रॉपर सीक्वेंस में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो एप्रोप्रिएट हो। मीन्स जो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है, जो किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना पैदा करती हो, किसी भी प्रकार का रिस्पोंडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन कन्वर्सल क्वेश्चंस, विवाद सहित प्रश्न। अब उसमें क्या है, उसमें ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए जो कि आपके क्या करते हो, विवाद उत्पन्न करते हो, कंट्रोवर्सल आपके वो क्या करते हो, बनाते हो क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमने उसमें नहीं पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक सर्वे करना। अब इसमें क्या है कि जो आपका प्रारंभिक सर्वे होता है वो आपका मेनली क्या होता है, प्री टेस्ट होता है, एक तरह का प्री टेस्ट होता है जो कि हम फाइनल सबमिशन से पहले
करते हैं। और इसमें प्री टेस्ट में हमको जो भी हमारे क्वेश्चन है इसमें कमियां होती हैं, जो भी हमको उसके अंदर लगती है कि ये कमी है, हम उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं, देन सबमिशन करते हैं। तो ये फैक्टर भी आपका क्वेश्चनर डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है कि आपने जो बनाया है उसका एक बार प्री टेस्ट कर लिया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नेसेसरी डायरेक्शंस, कि आपने जो भी क्वेश्चनर तैयार किया है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट होती है। जो भी आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है वो एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपको क्या है, आपको जैसे डायरेक्शंस दिए जाएं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है क्वेश्चनर तैयार करने चाहिए। ठीक है। और रिसर्चर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसका रिस्पोंडेंट है जिससे उसने क्वेश्चंस पूछने हैं या जिसको उसने क्वेश्चनर देना है, ठीक है, उसको भी वो प्रॉपर डायरेक्शंस दे कि क्वेश्चंस को कैसे फिल करना है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है निष्कृष्ट वाक्य, मीन्स कंक्लूडिंग कोशिश। वैसे यहाँ पे निष्कर्ष वाक्य आएगा। इसमें क्या है कि इसमें आपको जो भी आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन करनी है उसको तैयार करते समय इसमें जो भी आपका कंक्लूडिंग जो क्लोज है, ठीक है, उसको आपने ज़रूर क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है। क्योंकि वही जो है वही आपके पूरे जो क्वेश्चनर है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका क्लोज है, ये जो आपका वाक्य है, इसमें क्या है, जो रिसर्चर होता है उसको क्वेश्चनर को वापस करने का, यानी कि अगर आपने क्या है बाय पोस्ट आपने उसको भेजा है तो आप उससे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। क्वेश्चनर जो जिसने भेजा है, जो आपका रिसर्चर है, वो लास्ट में क्या है उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इस एड्रेस पे इस क्वेश्चनर को वापस क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है। ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं ये आपके क्वेश्चनर डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है। और इनको आपने ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप क्या करते हो, क्वेश्चनर को डिज़ाइन करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर से रिलेटेड आपने क्वेश्चन कुछ टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस वे होते हैं जो आपके जो रिस्पोंडेंट होता है उससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मीन्स उससे आपको क्या है, एक तो ओरिजिनल डाटा मिलता है और इसमें आपको किसी थर्ड पर्सन की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका जस्ट लाइक अ इंटरव्यू के तौर पे, जैसे इंटरव्यू में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, सेम इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ओरिजिनल डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पर्सनली आपके सामने नहीं होता है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं वो किसी थर्ड पर्सन की सहायता से आपको पूछने पड़ते हैं। ठीक है। उसमें आपको किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती है और जो क्वेश्चनर है वो रिस्पोंडेंट तक पहुंचाना पड़ता है ताकि वो उनको आंसर कर सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि खुले सिरे वाले प्रश्न। अब इसमें क्या है, ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो पूरी ही मीन्स वो इंडिपेंडेंटली अपने क्वेश्चंस आंसर दे सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा होता है, किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगा होता है कि आपने क्वेश्चन के आंसर ऐसे देने हैं ऐसे देने हैं, नहीं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जैसे चाहे अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये ऊपर वाले से उल्टा है। फर्स्ट में हमने क्या किया था कि उसके पास पूरी स्वतंत्रता है, फुली वो इंडिपेंडेंट है कि वो जैसे चाहे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें उनकी क्या है, एक विधि दी होती है, उनका एक मेथड दिया होता है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने की जो लिमिट है वो इसके अंदर दी होती है। ये आपके कई टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है क्वेश्चंस हैव
टू टाइप्स ऑफ आंसर। अब इसमें क्या है, इसमें आपके क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं, मीन्स दो टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। मेनली आपका टू टाइप्स के आंसर कौन से होते हैं, यस और नो। मीन्स आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको यस और नो में क्या करने हैं, आंसर करने हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके कितने आंसर दिए होते हैं, आपके 4 ऑप्शंस आपके पास दिए होते हैं, उसमें से कोई एक आंसर आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है जो आपको सही लगता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका आता है चेकलिस्ट मेथड। अब चेकलिस्ट मेथड में क्या है कि इसमें इसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो बड़ी ही ईजिली क्या है, क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने किया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जैसे होता है ना चेकलिस्ट मेथड, जैसे में हम एम्प्लॉयज़ के मार्क करते हैं, उनको मार्क्स देते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट एम्प्लॉई है वो पंचुअल है या नहीं है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है इसमें भी। चेकलिस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो आप उसमें क्या है, जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दे दिया बेस्ट क्वालिटी, तो बेस्ट क्वालिटी किसकी होगी, अगर प्रोडक्ट ए की है तो आप प्रोडक्ट ए को मार्क करोगे, अगर बी की है तो बी को मार्क करोगे। उसके बाद गुड वैल्यू ऑफ मनी, गुड वैल्यू ऑफ मनी किसकी है, तो प्रोडक्ट ए की है तो ए को मार्क करोगे, बी की है तो बी को मार्क करोगे। उसके बाद मेनली फॉर यंग पीपल, अगर प्रोडक्ट आपका यंग पीपल के लिए है तो प्रोडक्ट ए को मार्क करोगे, नहीं आप प्रोडक्ट बी को मार्क करोगे। उसके बाद एक्सपेंसिव, कौन सा एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट ए है या बी है। ठीक है, दोनों में से जो सा है आप उसको मार्क करोगे। तो आप ऐसे ऐसे करके क्या हो, वन बाय वन चेकलिस्ट करते जाते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू आपको जैसे एक्सपीरियंस हुआ उनके प्रोडक्ट से, वैसे वैसे आप क्वेश्चन के आंसर देते जाते हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड ये भी आपका हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में पढ़ा था, जिसमें आप क्या करते हो, वो रेटिंग अकॉर्डिंग टू उनको क्या करते हो, रेटिंग देते हो। एक स्केल आप बना लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रेटिंग सेट कर देते हो। जैसे कि जो मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बी है, सी है, डी है, आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो आप क्या है, जो प्रोडक्ट आपके सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं, ठीक है, उनको आप एक अलग रेटिंग दोगे। ठीक है, जो उनसे कम दिए गए हैं उनको अलग दोगे, जो एवरेज हैं उनको आप अलग से रखोगे। ठीक है, जो एवरेज से बिलो हैं उनको अलग रखो, जो एवरेज से जो एवरेज से बिल्कुल कम है उनको आप क्या है, अलग से रखोगे। तो इसमें क्या है, इसमें आप रेटिंग देते हो, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको क्या हो, रेटिंग देते जाते हो। तो ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि आप क्वेश्चनर में पूछते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपका जो क्वेश्चनर डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चनर डिज़ाइन में और कुछ नहीं मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि जो आपके लिमिटेशंस होती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होती हैं, वो आप खुद भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जैसे कि आपके एक अच्छे क्वेश्चनर की गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चनर में पुट किए जाने वाले क्वेश्चंस की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है उनको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जब वो क्या है, एक क्वेश्चनर को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।